हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रात के ठीक 10 बज चुके थे। कानपुर की सर्द हवा खिड़कियों से अंदर सरक रही थी। बाहर बारिश की बूंदें छत पर, पेड़ों पर, गली की ईंटों पर टप टप गिर रही थीं। घर में सन्नाटा था। सिर्फ छत का पुराना पंखा धीमे धीमे घूम रहा था और फ्रिज की हल्की सी हम की आवाज़ आ रही थी। बेटा यानी सुरेश ऑफिस से बोला था कि आज लेट आएगा, कोई प्रोजेक्ट है, कोई क्लाइंट आया है। रात 12 से 1 बजे तक तो वह आएगा नहीं। कविता किचन में खड़ी थी, सफ़ेद सलवार कमीज़ पहने, बाल बांधे हुए, हाथों में गर्मागर्म दूध का कप ले। वो ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी। ससुर जी यानी बृजमोहन प्रसाद सोफे पर बैठे थे। कंबल ओढ़े टीवी पर कोई पुरानी हिंदी की पारिवारिक फिल्म चल रही थी। अमिताभ बच्चन वाली नहीं, बल्कि एक ऐसी फिल्म जिसमें पिता पुत्र के बीच विश्वास की बातें हो रही थीं। बृजमोहन की नज़रें स्क्रीन पर नहीं थीं, किचन के दरवाजे पर टिकी थीं। कविता ने कप आगे बढ़ाया। ससुर जी लीजिए, आज ठंड बहुत ज़्यादा है, गर्म दूध पी लीजिए, गला भी गर्म रहेगा। बृजमोहन ने कप लिया। उंगलियां सामान्य तरीके से कप पर रहीं। फिर धीमे से बोले, बेटी तेरे हाथ तो बर्फ़ जैसे ठंडे हैं, अंदर तक ठंड घुस गई लगती है। कविता ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हाँ जी, बाहर बारिश हो रही है, ना सही ना सर्दी बहुत लग रही है। बृजमोहन ने कंबल थोड़ा सा खींचा और सोफे की तरफ इशारा किया। आजा, यहाँ बैठ जा थोड़ी देर, कंबल के अंदर थोड़ी गर्मी मिलेगी। अकेले बैठे बैठे मैं बोर हो रहा हूँ। कविता ने थोड़ी झिझक दिखाई, फिर धीरे से सोफे के दूसरे कोने पर बैठ गई। बृजमोहन ने कंबल दोनों के पैरों पर फैला दिया। अब दोनों के पैर कंबल के नीचे थे, लेकिन अलग अलग। कविता के पैर ठंडे थे, ससुर जी के पैर थोड़े गर्म। कुछ पल खामोशी में बीत गए। टीवी पर फिल्म में पिता बेटे को समझा रहा था कि परिवार में सच बोलना कितना ज़रूरी है। बृजमोहन ने धीमी आवाज़ में कहा, कविता ये कंबल कितना छोटा है ना, पूरा ढक भी नहीं पा रहा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। कविता ने नज़रें झुकाकर बोला, तो आप ही कर लीजिए ना। मैं क्या करूं? बृजमोहन ने हल्की सी थकी हंसी में बोला, अरे मैं तो कर ही लूँगा बेटी, देख नहीं रही। उन्होंने कंबल को ठीक किया, बस इतना ही। अब दोनों टीवी की तरफ देख रहे थे। कुछ देर बाद बृजमोहन ने फिर कहा, बेटी तू कितनी मेहनती है, घर संभालती है, सुरेश का ख्याल रखती है, पर मैं सोच रहा था कि जीवन में कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। कविता का ध्यान टीवी से हट गया। उसने पूछा, ससुर जी क्या बात है, आपकी आवाज़ में कुछ परेशानी लग रही है। बृजमोहन ने एक गहरी सांस ली। बाहर बारिश की आवाज़ तेज़ हो गई थी। उन्होंने कहा, बेटी पुरानी बात है। साल भर पहले एक पुराने दोस्त ने मुझे एक ज़मीन का सौदा बताया, कहा कि जल्दी फ़ायदा होगा। मैंने सोचा परिवार का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। थोड़ा लालच आ गया। कविता ने कप को मजबूती से पकड़ लिया। उसका दिल थोड़ा तेज़ धड़कने लगा। ससुर जी आपने सुरेश को बताया नहीं? बृजमोहन ने सिर हिलाया। नहीं बेटी, वह तो ऑफिस की मेहनत में लगा रहता है, मैंने सोचा अकेले ही निपटा लूँगा। पर अब वह सौदा गलत निकला। दोस्त ने धोखा दे दिया, पैसे डूब गए। अब घर का कुछ हिस्सा बेचने का सोच रहा हूँ, लेकिन चुपके से। कविता की आंखें चौड़ी हो गईं। ससुर जी यह क्या कह रहे हैं? परिवार की ज़मीन बिना सुरेश को बताए? बृजमोहन ने कंबल को थोड़ा और खींचा, आवाज़ और धीमी कर दी। बेटी तू समझ रही है ना, सुरेश को तनाव न देना चाहता। वह पहले से ही परेशान है प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर मैंने बताया तो वह और परेशान हो जाएगा। बस तू मेरी मदद कर ले, चुप रहना। कविता ने कुछ पल चुप रहकर सोचा। उसके मन में उथल पुथल मच गई थी। टीवी पर फिल्म में पिता बेटे से कह रहा था कि लालच कभी अच्छा नहीं होता। कविता ने धीमे से कहा, ससुर जी लालच ने ही आपको यहाँ पहुँचाया है, अब छुपाना सही नहीं, परिवार में विश्वास टूट जाएगा। बृजमोहन ने थोड़ी देर खामोशी से देखा, फिर बोले, बेटी तू अभी जवान है, जीवन के उतार चढ़ाव नहीं देखे। मैंने सोचा था कि एक बार सही कर लूँगा तो सब ठीक हो जाएगा। अब रात के 11 बज चुके थे। बाहर बारिश थोड़ी कम हुई थी, लेकिन हवा अभी भी ठंडी थी। कविता का मन अंदर से हिल गया था। वह याद कर रही थी कि कैसे बृजमोहन जी ने उनके शादी के बाद घर संभाला था, कितनी मेहनत की थी। लेकिन आज यह बात सुनकर उसका दिल भारी हो गया। उसने कहा, ससुर जी सोचिए,
अगर सुरेश को पता चल गया तो क्या होगा? बृजमोहन ने आंखें बंद कर लीं। बस थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहे, फिर बोले, बेटी तू ठीक कह रही है, पर अब क्या करें? कविता ने सलाह दी कि कल सुरेश को सब बता दें, लेकिन बृजमोहन ने इनकार किया। नहीं, आज नहीं, कल रात फिर बात करेंगे। रात अब भी लंबी है। फिल्म अब एक नया सीन दिखा रही थी जहां बेटा पिता की गलती माफ़ कर देता है। कविता ने मन ही मन सोचा कि सच बोलना ही सही रास्ता है। रात के 11 हो चुके थे। अब कंबल के नीचे दोनों चुपचाप बैठे थे, लेकिन मन में तूफान चल रहा था। कविता ने धीमे से पूछा, ससुर जी, अगर हम छुपाएंगे तो क्या फ़ायदा? लालच ने आपको धोखा दिया है, अब सच से ही निकल सकते हैं। बृजमोहन की सांसें थोड़ी भारी हो गईं। वो बोले, बेटी, मैंने जीवन भर मेहनत की, अब बुढ़ापे में ये हालत। सुरेश को बोझ नहीं बनाना चाहता, कविता ने कहा, लेकिन परिवार का बोझ अकेले नहीं उठाया जाता, हम तीनों मिलकर उठाएंगे। तभी बिजली चमकी और गरज हुई। कविता थोड़ा सहम गई। बृजमोहन ने कहा, डर मत बेटी, मैं हूं ना, बस यह बात दिल में रख ले। कविता ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर से सहमत नहीं थी। उसका मन कह रहा था कि यह गलत है। रात के 12 बज गए। बाहर बारिश फिर तेज हो गई। बृजमोहन ने टीवी की आवाज़ थोड़ी बढ़ा दी। दोनों के बीच सन्नाटा था, पर वह सन्नाटा बोल रहा था। कविता सोच रही थी कि कल क्या होगा। तभी गली में गाड़ी की आवाज़ आई। सुरेश आ गया। दोनों ने फटाफट कंबल ठीक किया, टीवी की आवाज़ और बढ़ा दी। कविता उठकर किचन की तरफ चली गई। बृजमोहन सोफे पर ऐसे ही बैठे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुरेश अंदर आया, थका हारा। अरे वाह, दोनों जग रहे हो? बृजमोहन बोले, हाँ बेटा, थोड़ी देर टीवी देख रहे थे, तू आ गया, अच्छा हुआ। कविता किचन से बोली, सुरेश गरम दूध लाओ। सुरेश ने हंसकर कहा, नहीं, बस सो जाऊंगा, बहुत थक गया हूँ। वो बेडरूम में गया। कविता वापस आई, बृजमोहन की तरफ देखा। दोनों की नज़रें मिलीं। दोनों के चेहरे पर वही चिंता भरी मुस्कान थी, वो मुस्कान जो सिर्फ दोनों समझ सकते थे। बृजमोहन ने धीमे से कहा, कल रात फिर बात करेंगे ना? कविता ने हल्के से सिर हिलाया और दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। पर दोनों जानते थे ये रात ख़त्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत थी और बाकी की रातें अभी बहुत लंबी थीं। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अभी भी वह ठंडक बाकी थी जो हड्डियों तक उतर जाती है। सुरेश आज भी बोला था कि कल रात देर से आएगा, कोई नई मीटिंग है। कविता ने बस ठीक है कहा, लेकिन अंदर से उसका दिल कुछ और ही बोल रहा था। रात के 9:30 बजे। बृजमोहन पहले से ही सोफे पर थे। आज कंबल की जगह एक मोटी शॉल बिछाई थी। टीवी पर कोई पुरानी पारिवारिक सीरियल चल रही थी, वह वाली जिसमें रिश्तों में विश्वास की बातें होती थीं। कविता किचन से आई। आज हल्की नीली सलवार कमीज़, दुपट्टा कंधे पर लटका हुआ, हाथ में 2 कप गरम चाय। ससुर जी चाय। बृजमोहन ने कप लिया। इस बार उंगलियां सामान्य रहीं। बेटी, आज फिर ठंड लग रही है। कविता ने हल्के से सिर हिलाया, बहुत ज़्यादा। बृजमोहन ने शॉल की तरफ इशारा किया, आजा, आज शॉल बड़ी है, पूरा पूरा ढक जाएगी। कविता बिना कुछ कहे बैठ गई। इस बार वह थोड़ी दूर बैठी। दोनों के कंधे अलग थे। शॉल दोनों पर डाल दी गई थी। पहले कुछ मिनट चुप्पी, फिर बृजमोहन ने धीमे से कहा, कल रात जो बात हुई वह सपना था क्या? कविता ने नज़रें झुकाकर बोला, सपना होता तो आज फिर न बैठती, लेकिन ससुर जी, यह सही नहीं। बृजमोहन की सांस थोड़ी भारी हो गई। वो आज क्या सोच रही है मेरी बहू? कविता ने पहली बार सीधे उनकी आंखों में देखा। वही जो कल रात आप कह रहे थे, लेकिन आज मैं कहती हूँ कि सच बोलना चाहिए। बृजमोहन मुस्कुराए। वह मुस्कान अब थकी हुई थी। अब उसमें वह चिंता थी जो कल रात सिर्फ छिपी थी, आज वह खुलकर सामने आ रही थी। शॉल के नीचे हाथ चाय के कप पर थे। कोई हरकत नहीं, बस बातें। कविता ने फुसफुसाया, ससुर जी, अगर सुरेश को पता चल गया तो रिश्ता टूट सकता है। बृजमोहन ने कान के पास मुंह लगाकर नहीं, बल्कि सामान्य आवाज़ में कहा, कौन देखेगा? सुरेश तो सुबह तक नहीं आएगा और पड़ोस वाले सो चुके हैं। बस तू और मैं और यह शॉल। अब बृजमोहन ने अपनी कहानी और विस्तार से बताई। कैसे दोस्त ने उन्हें लालच दिखाकर पुरानी ज़मीन का सौदा करवाया, पैसे डूब गए। अब एक नया खरीदार मिला है जो जल्दी कैश देगा, लेकिन चुपके से। कविता ने विरोध किया, ससुर जी, यह लालच है, इससे परिवार का भविष्य नहीं बचेगा, बल्कि टूट जाएगा। बृजमोहन ने जवाब दिया, गलत वही होता है जो दिल को दुखाए।
यह तो दिल को सुकून दे रहा है कि भविष्य सुरक्षित रहेगा। कविता ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर सुकून सच्चाई से ही मिलेगा। रात अभी बाकी है। रात के 11:30 हो चुके थे। अब शॉल के नीचे बातें और गहरी हो गई थीं। बृजमोहन ने अपनी पुरानी यादें सुनाईं, कैसे उन्होंने युवा काल में मेहनत की, परिवार को संभाला। कविता ने भी अपनी बात रखी, बचपन की कहानियाँ जहाँ उसके पिता ने सच्चाई का रास्ता चुना था और परिवार खुश रहा। बृजमोहन की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बेटी तू ठीक कह रही है, लेकिन डर लगता है। कविता ने कहा, डर को साथ लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। तभी टीवी पर सीरियल में पिता बेटे से माफ़ी मांगता है। कविता ने कहा, देखिए ससुर जी, जीवन हमें यही सिखाता है। रात के 12 बज गए। बाहर बारिश दोबारा शुरू हो गई। बृजमोहन ने शॉल और कसकर खींची। अब दोनों लगभग एक दूसरे से थोड़े करीब थे, लेकिन सम्मान के साथ। बृजमोहन ने कहा, बेटी आज तुझे पूरा विश्वास दिलाऊंगा कि यह फैसला सही नहीं। कविता ने आंखें बंद कर लीं और सिर्फ कहा, सोचिए ससुर जी, हम मिलकर सुरेश को बताएंगे। रात के 1 बजे गाड़ी की आवाज़ आई। सुरेश आ गया। दोनों ने फटाफट शॉल ठीक की। टीवी की आवाज़ बढ़ा दी। कविता किचन में भागी। बृजमोहन सोफे पर बैठे जैसे टीवी देख रहे हों। सुरेश अंदर आया। अरे वाह, फिर से जग हो दोनों। बृजमोहन बोले, हाँ बेटा, नींद नहीं आ रही थी। कविता किचन से बोली, चाय बनाऊं? सुरेश ने थक कर कहा, नहीं बस सो जाऊंगा। वो बेडरूम में चला गया। कविता वापस आई, बृजमोहन की तरफ देखा। दोनों की नज़रें मिलीं। बृजमोहन ने धीमे से कहा, कल फिर। कविता ने शर्माकर नहीं बल्कि दृढ़ता से कहा, लेकिन पक्के तौर पर हम सच बोलेंगे। तीसरी रात फिर वही माहौल था, बारिश, सर्दी, घर का सन्नाटा। कविता ने चाय बनाई। बृजमोहन सोफे पर। इस बार शॉल पहले से बिछी थी। टीवी पर अब समाचार चल रहे थे, जहां किसी घोटाले की खबर थी। कविता बैठी, बात शुरू हुई। ससुर जी, मैंने पड़ोस से पता किया, वह खरीदार जिसका आप नाम ले रहे थे वह धोखेबाज है, कई लोगों को ठगा है। बृजमोहन चौंक गए। क्या? कविता ने विस्तार से बताया कैसे। उसने फ़ोन पर दोस्त से पूछा और पता चला। बृजमोहन की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, तूने मुझे बचा लिया, मैं लालच में अंधा हो गया था। कविता ने उनका हाथ सामान्य तरीके से थामा। ससुर जी, अब हम सुरेश को सब बताते हैं, रिश्ता मजबूत होगा। बृजमोहन ने सिर हिलाया। हाँ बेटी, सच ही सबसे बड़ी ताकत है। रात के 11 बजे तक दोनों ने पुरानी यादें साझा की, कैसे परिवार ने मुश्किलों का सामना किया। कविता ने कहा, ससुर जी, लालच ने आपको परेशान किया, लेकिन ईमानदारी ने बचाया। रात के 12:10 बजे सुरेश की गाड़ी की आवाज़ आई। इस बार दोनों ने इंतज़ार किया। जब सुरेश अंदर आया तो कविता और बृजमोहन ने उसे सोफे पर बिठाया। बृजमोहन ने सारी बात खुलकर बता दी। सुरेश पहले चौंका, लेकिन फिर मुस्कुराया। पापा, आपने पहले क्यों नहीं बताया? हम मिलकर निपट लेंगे। ज़मीन नहीं बेचेंगे। मेरी नौकरी में प्रमोशन हो रहा है, हम मिलकर नया छोटा बिजनेस शुरू करेंगे। कविता की आंखें खुशी से चमक उठीं। रात के 1:30 बजे तीनों बैठे चाय पी रहे थे। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन घर में एक नई गर्माहट थी। बृजमोहन ने कहा, बेटा बहू, तुम दोनों ने मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाया। लालच अंधा कर देता है, लेकिन परिवार का प्यार और विश्वास रोशनी देता है। सुरेश ने कविता की तरफ देखकर कहा, तुमने परिवार बचाया? कविता ने कहा, नहीं सुरेश, हम सब ने मिलकर। अब से कोई छुपा नहीं रखेंगे। तीनों ने गले मिलाए। टीवी अब बंद था, सिर्फ परिवार की हंसी की आवाज़ गूंज रही थी। दोस्तों, यह कहानी सिखाती है कि परिवार में ईमानदारी और विश्वास ही सबसे बड़ी संपत्ति है। लालच इंसान को रास्ते से भटका देता है, लेकिन सच बोलने का साहस उसे वापस सही रास्ते पर लाता है। जीवन की हर मुश्किल में अगर परिवार साथ हो तो कोई समस्या हल नहीं होती। बाकी की रातें अब खुशियों से भरी रहेंगी, क्योंकि जो आग लालच की जल रही थी वह सच की बारिश में बुझ गई और परिवार का बंधन और मजबूत हो गया। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट करें कहानी का अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में बताइए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। लाइक ज़रूर करना।